अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, इंडिया के कन्वेंशनल वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ पर हम बात करते रहे हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद गलत और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थ्रेट असेसमेंट की वजह से इंडियन फौज के अंदर पॉलिटिकल मुदाखलत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इंडिया अपने असल हरीफों, असल राइवल्स यानी चाइना और पाकिस्तान से नीचे जा चुका है कन्वेंशनल वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ के हवाले से। कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब होता है कि रवायती जंग या नॉन न्यूक्लियर वॉर, इसको आप कह सकते हैं। इंडिया के अंदर 2014 से ही मोदी सरकार का एक डिक्लेयर्ड मंशूर सामने आया कि अब हमें ख़तरा चीन और पाकिस्तान से है ही नहीं। अंदर जो हमारे इंसर्जेंट्स हैं ना, आतंकवादी जो हैं, इनसे हमारा ख़तरा है, आतंकवाद हमारे लिए ख़तरा है। मोदी साहब ने कहा था एक मीटिंग के दौरान 2014 में जब वो फ़ौज से मिले थे, फ़ौज से उन्होंने जो हाई ऑफिशियल से मीटिंग की थी उसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा, उस दुश्मन से हमें ख़तरा है, यानी कि आतंकवाद से हमें ख़तरा है और हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं इसी को देखकर बनेंगी आइंदा, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 2014 में। अच्छा, ये शायद पहली बार हुआ था कि कोई सियासतदान इंडिया की मिलिट्री जो एक स्ट्रेटजी है वो बना रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, यूजुअली कांग्रेस के दौर में वहाँ पर इंडिया के फ़ौजी ही स्ट्रेटजी बनाते थे, लेकिन 2014 में ये एक नई चीज़ आ गई कि जो सियासतदान है वो मिलिट्री स्ट्रेटजी बना रहा था इंडिया की। और फिर हुआ भी ऐसा ही, इंडिया जो है वो फोकस्ड रहा सारा का सारा कश्मीर के ऊपर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ऊपर। इतने सारे साल ये यहीं पे फोकस्ड रहे, जबकि चाइना और पाकिस्तान जो थे ये इसी अरसे में फोकस्ड रहे अपने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने में। इंडियन फ़ौज की इस नई हिकमत अमली का जो सीधा सीधा फ़ायदा गया वो तो जाहिर सी बात है बीजेपी को गया, सियासी फ़ायदा। बीजेपी कश्मीर वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, सो कॉल्ड जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जिसमें से आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही होते हैं फजूल, इनको जो है बीजेपी वो ये कहकर प्रमोट करती रहती थी कि पिछली सरकारें देखें ना, आतंकवाद पे स्लो थी, बायस्ड थी, पाकिस्तान की साइड पे हुआ करती थी, लेकिन ये मोदी जी का 56 इंच, अब मोदी जी ही इनको सबक सिखा रहे हैं और पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिला रहे हैं। लिहाजा उन्होंने आते ही सेना को फ्री हैंड दे दिया हुआ है, ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया। बट एक्चुअली इंडियन आर्मी वाज एक्चुअली ड्रैग्ड अवे फ्रॉम इट्स प्राइम थ्रेट्स ऑन द बॉर्डर विद मोदी जी दिस न्यू डिफेंस पॉलिसी। इस हद तक इंडियन फौज पॉलिटिसाइज्ड हो गई कि 2014 से लेकर मोदी जी हर दिवाली पे इंडिया की फौज के पास जाते हैं। ये बात नोट करें, 2014 से लेकर आज तक हर दिवाली पे वो जाते हैं और उनके साथ यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं फ़ौज के साथ, और इंडियन फ़ौज को वो अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए यूज़ करते रहते हैं। इस तरह कुछ ऐसा इमेज पैदा किया गया कि अगर आप बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं तो इसका मतलब है कि आप इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। ये तासुर क्रिएट करने में बीजेपी जो है वो सक्सेसफुल हो गई। और ये याद रहे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बीजेपी का और मोदी साहब का जो इमेज है ना, उसको क्रिएट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रॉपर एक आईटी सेल्स हैं मौजूद, जो कि जिन पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं साल में, वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए। उनके ज़रिए बड़ा ज़बरदस्त काम होता रहता है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर। नाउ ये एक बड़ा ही बेहतरीन सियासी कार्ड था जो कि मोदी जी खेलने में कामयाब रहे थे। फौजी ना होने के बावजूद भी ये मौसूफ फ़ौज के बीच खड़े होकर यूनिफॉर्म में नज़र आने लगे, कोई इनको कहने वाला नहीं था। दिस वाज अटर नॉनसेंस। देखें, इमरान खान जो है ना, ये कभी भी आपको फ़ौजी ड्रेस में नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो फ़ौजी है ही नहीं। और वहाँ पर कोई भी जमात यूँ फ़ौज को अपनी पीआर के लिए, अपनी पब्लिक रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात। इसी तरह से जो शी जिनपिंग है, ये जो चाइना का सदर है, ये यूनिफॉर्म में नज़र आता है, लेकिन वो इसलिए नज़र आता है, कभी कभी यूनिफॉर्म में नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो सदर होने के साथ साथ चीनी जो फ़ौज है पीएलए, इसका सुप्रीम कमांडर भी है। ये फ़ौज का सुप्रीम कमांडर है, सबसे ऊपर है फ़ौज के, यानी ऑफिशियली ये फ़ौज इसके अंडर आती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है ना। मोदी जी हैज़ नथिंग टू डू विद आर्मी ऑफिशियली उनका कोई रोल नहीं है आर्मी में। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही है, और इंडिया का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें आर्मी के ऊपर वज़ीर आज़म नहीं होता। ये एक वहाँ पर एक है। और जब आप फ़ौजी ना हों फिर भी आप फ़ौजी ड्रेस पहनकर अपने वोटर्स के सामने रंगबाजी करते रहें,
तो दैट मीन्स ये एक फैंसी ड्रेस है, यूनिफॉर्म नहीं है, फैंसी ड्रेस है ये, एक आपने शोबाजी के लिए पहना हुआ है। बहरहाल 2014 से चलने वाले इन ड्रामेबाजियों के कारण इंडिया जो है ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में जहां डाउन हुआ है, जैसा कि हमने देखा भी 2019 में 27 फरवरी को हमने देखा कि इंडिया ने बुरी एक शिकस्त खाई है, छोटी सी एक बैटल हुई है इंडिया और पाकिस्तान की 27 फरवरी को, और इंडिया उसमें बुरी तरह से हारा है। और उसके साथ ही लेकिन आप देखें कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में भी इंडिया चाइना को तो छोड़ें, पाकिस्तान से भी नीचे आ चुका है, पाकिस्तान से नीचे आ चुका है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में। अब कैसे, ये हम आपको बताते हैं। इंडिया का एक इंतहाई प्रो इंडिया न्यूज़ आउटलेट है व्योन न्यूज़, ये एक प्रो इंडिया न्यूज़ आउटलेट माना जाता है, हमेशा इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये खबरें लगाते रहते हैं कि इंडिया किस तरह से चीज़ों को देखता है। इन्होंने खुद खबर लगाई हुई है, अब ये प्रो इंडिया एक न्यूज़ आउटलेट है और एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है इंडिया का, ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ लेस न्यूक्स देन पाकिस्तान एंड चाइना, न्यू एनालिसिस ऑफ कैपेबिलिटीज़। और मजीद इसमें वो ये लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आर रीसेंट एनालिसिस इन यूएस बेस्ड बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू डेवलप इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल विद मोर वॉरहेड्स डिलीवरी सिस्टम एंड एन एक्सपेंडिंग फिसाइल मटीरियल प्रोडक्शन बिजनेस। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। कितने? 156। लेकिन पाकिस्तान के पास 165 हैं। पाकिस्तान के पास 160, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा हैं, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वॉरहेड्स हैं इस मुकाबले में, विच मीन्स पाकिस्तान के पास इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडिया से भी बेहतर न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त मौजूद है, जबकि चीन के पास 350 न्यूक्लियर हथियार हैं। अलबत्ता जो तेज़ी चीन अब दिखा रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको बढ़ाने के लिए, उस हिसाब से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अगले 8 से 9 साल के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाइना के पास होंगे। और इंडिया ने ये याद रहे कि 1970 के अंदर ही 1970s में सबसे पहले इंडिया ने अपने एक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जबकि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके बाद शुरू किया था। जब इंडिया ने टेस्ट कर दिए थे उसके बाद जाके कहीं पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू हुआ था। और फिर बीजेपी की ही सरकार आई हुई थी, वाजपेयी साहब का गालिबन दौर था 1998 के अंदर। पाकिस्तान को बुली करने के लिए इंडिया ने फिर दूसरी बार सेकंड टाइम अपने हथियार टेस्ट किए थे, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी था, जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया को वैसे ही पता था 70s में इंडिया जो है वो तजुर्बे कर चुका था, दुनिया को पता था कि इंडिया एक जोहरी ताकत है। ऐसे में दोबारा इस तरह करना ये कोई मुनासिब हरकत थी नहीं। लेकिन खैर, बीजेपी ने उस वक्त भी अपने हिंदुत्व के वोटर्स को खुश करने के लिए 11 और 13 मई 1998 को पाकिस्तान समेत पूरे साउथ एशिया को बीजेपी ने ये मैसेज दिया था कि लुक, वी आर द बॉस हियर, वी हैव गॉट द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। 11 और 13 मई 1998 को 5 धमाके इंडिया ने किए थे, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ किए थे, ये याद रहे। ये जो सहराए थर है, थर डेजर्ट, जो कि आधा इंडिया के अंदर आता है आधा पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ पर इंडिया ने ये एक टेस्ट करके पूरे साउथ एशिया को मैसेज दे दिया कि भाई हम जो हैं, हम कुछ हैं, वी आर द बॉस है और हमारे पास न्यूक्लियर है। अच्छा, 15 रोज़ के बाद जब इंडिया ने ये टेस्ट किए ना 11 और 13 मई को, तो 15 रोज़, अब जाहिर सी बात है सन्नाटा सा छा गया पाकिस्तान के अंदर कि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग डिमोरलाइज थे। लेकिन 15 रोज़ के बाद 28 मई पाकिस्तान ने इंडिया के 5 धमाकों के बदले 28 मई को 5 धमाके करके 2 रोज़ के बाद 6ठा धमाका भी कर दिया। यानी इंडिया से एक ज़्यादा, इंडिया ने 5 किए, उन्होंने 6 कर दिए। और आज हम जब 2021 में देख रहे हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान हैज़ गॉट मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन इंडिया। और इसमें वो जो छोटे छोटे न्यूक्स हैं ना 60 किलोमीटर वाले, जिनकी रेंज ही 60 किलोमीटर है, वो भी इंक्लूडेड है इसमें, विच मीन्स अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान इज़ वर्किंग ऑन फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पोस्चर, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दागे जाने वाले बड़े वॉरहेड्स भी हैं, विच कैन टर्न इंटायर सिटीज़ इनटू अ स्मोक, वो भी हैं। तो वही जो लोअर यील्ड वाले जो छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी हैं। और ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान हैज़ गॉट देयर डिलीवरी सिस्टम्स आल्सो लाइक नसर मिसाइल, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर में बल्कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर में भी काफ़ी पीछे रह चुका है पाकिस्तान से भी। और अगेन एज वी सेड कि जब पाकिस्तान से ही इंडिया पीछे है तो चीन तो बहुत आगे की चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान इस बीच सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप कर चुका है सिंस 1998,
और पाकिस्तान जो है एयर, लैंड और सी तीनों जगहों से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप कर चुका है, जिसके सक्सेसफुल तजुर्बे पाकिस्तान ने कर रखे हैं। अलबत्ता स्पेस एक वाहिद डोमेन है जहां से अभी तक पाकिस्तान ने स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ का मुजाहरा नहीं किया हुआ, और शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है वो इंडिया को डिज़ाइन करके और थोड़ा बहुत इसराइल को डिज़ाइन करके और फिर बनाता है, क्योंकि इसराइल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर अभी बनने जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इनके बीच एक डीप इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है इंडिया और इसराइल के बीच। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसराइल को थ्रेट समझता है अपने लिए। तो पाकिस्तान जो प्रोग्राम करता है सारा कुछ अपना, तो वो इन दोनों मुल्कों को मोस्टली नज़र में रख के, प्राइमरी इंडिया को रख के करता है हमेशा, और फिर वो सेकेंडरी वहाँ से देख के कर रहा होता है कि वहाँ से इंडिया को क्या मिल सकता है, तो उसका एक डिटरेंस पैदा करता है। तो शायद इंडिया चूँकि अभी बहुत पीछे स्पेस वाले प्रोग्राम में थे, स्पेस से नीचे जो स्ट्राइक करते हैं, इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज़ आने में अभी शायद बहुत साल लगेंगे। तो यही वजह है गालिबन कि पाकिस्तान ने भी अभी तक उसमें उस लेवल की अर्जेंसी शायद नहीं दिखाई, या फिर हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान किसी तरह से हासिल कर ले और उसका भी मुजाहरा कर दे। दैट इज़ आल्सो ऑन द कार्ड्स।